नमस्कार। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है आखिरी पेपर है, 5वां पेपर है। 3 घंटे का पेपर होता है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं शॉर्ट आंसर में, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 12 में से 8 करने होते हैं। 6 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर होते हैं, जिनमें 3 करने होते हैं। 10 नंबर के 10 नंबर के 30 नंबर के यानी टोटल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत की विवेचना कीजिए। जी, पहला स्रोत जो होते हैं वो तो आपके कुरान हो गए, हदीस हो गई, इजमा हो गया। ठीक है, द्वितीयक स्रोत जो होते हैं वो क्या होता है कि न्यायिक पूर्व निर्णय होते हैं, विधायन होते हैं। ठीक है, प्रथाएं होती हैं, ये द्वितीयक स्रोत हो जाएंगे मुस्लिम विधि में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अहदीस से आप क्या समझते हैं। देखिए, हदीस बताया ना, हदीस वो होती हैं जिनमें जो मुस्लिम रिलीजन के प्रॉफिट थे, मोहम्मद हजरत साहब, उन्होंने जो अपने जीवन में फॉलो किया है। ठीक है, जो अपने जीवन में फॉलो किया है वो सारा कुछ हदीसों में लिखा गया है, बताया गया है कि आपको कैसे जो रास्तों पे वो चले उन्हीं पे चलना है, उसको सुन्नत कहते हैं। ठीक है, वो अहादीस में है। ठीक है, अनियमित विवाह क्या है। तो अनियमित विवाह देखिए क्या होता है ना कि जैसे कुछ शर्तें बताई गई हैं मुस्लिम विधि में। ठीक है, तो हिंदू शर्तें बताई गई हैं, तो वो जो शर्तों का उल्लंघन हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं होता है, तो वो अनियमित विवाह हो जाता है, जिसको आगे चल के नियमित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, यौनागमन के विकल्प के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, जैसे हिंदू विधि में होता है कि लड़की की विवाह की शर्तों में एक उम्र भी होती है कि लड़की की 18, लड़के की 18। मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता है, वो हालांकि 15 साल में लगभग की जाती है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहें तो उससे पहले भी कर सकते हैं। उनके यहाँ अगर लड़का लड़की जवान समझ में आते हैं, उनको लगता है कि यौवन आ गया है, जवानी आ गई है, किशोरावस्था हो गई उनकी विवाह की, तो वो कर सकते हैं उसको। ठीक है, विवाह, यही सिद्धांत है। ठीक है, विवाह उनको, अगर लड़का शादी के योग्य दिख रहा है तो उम्र से कोई बांध नहीं है, किया जा सकता है। ठीक है, मेहर के प्रकार का वर्णन कीजिए। देखिए, मेहर मुअज्जल, मेहर मुसम्मा, ये प्रकार हैं उनके। निश्चित मेहर, अनिश्चित मेहर जिनको बोला जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, सतर्त प्रत्याजित तलाक में अंतर स्थापित कीजिए। देखिए, सशर्त तो ये होता है कि जब शादी होती है ना, तो उसी समय तय हो जाता है कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर जो है तलाक हो जाएगा, अगर आप इन शर्तों को नहीं मानेंगे। प्रत्यायोजित तलाक में अंतर क्या है। प्रत्यायोजित में क्या होता है कि जो लड़की होती है ना, वो अपने शौहर को, मियाँ को, निकाह के समय ही एक अधिकार दे देती है। ठीक है, तो वो अधिकार दे देती है कि भैया ठीक है, अगर कभी कभी आप ऐसा करेंगे तो मेरे पास हक होगा, मैं आपके ही मार्फत से आपको तलाक दे दूंगी। मैं नहीं दूंगी, देंगे आप ही, लेकिन आप मुझे वो अधिकार देंगे कि मैं आपके मार्फत से दे दूंगी। ठीक है, इला एवं जिहार से आप क्या समझते हैं, जनकता क्या है। ठीक है, परंटेज क्या है, सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर हो गए। देखिए, नरसैंगिक एवं विधिक संरक्षक के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। भैया, नरसैंगिक क्या होते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो ईश्वर द्वारा माँ बाप बच्चे को दिए जाते हैं, उनको कहते हैं। और विधिक क्या होते हैं कि जैसे मान लिया जाए उसके प्राकृतिक संरक्षक नहीं है, नरसैंगिक संरक्षक नहीं है। ठीक है, जो उसको कुदरत ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, तो फिर क्या होता है कि कानूनी रूप से संरक्षक नियुक्त कर दिए जाते हैं, है ना, कानून द्वारा। अब इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं भाई, इनकी शक्तियाँ सब कुछ होती हैं। वो जो भी उसके बच्चे के हित में है वो सब कुछ कर सकते हैं, उसकी तरफ से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके तरफ से अगर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तो उसकी संपत्ति बेच भी सकते हैं, उसकी संपत्ति में से खर्चा उसके लिए निकाल सकते हैं। ऐसे सारी शक्तियाँ उसको होती हैं। ठीक है, अच्छा, और आपको मूसा के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, मूसा का सिद्धांत क्या होता है। मूसा का सिद्धांत ये होता है कि मुस्लिमों में अगर मूसा मूसा जानते हैं क्या होता है। मूसा का सिद्धांत, मूसा मीन्स होता है धान वगैरह जो उनके यहाँ होता है, संपत्ति वगैरह बिकती है ना, तो उस पर पहला हक मुसलमानों का होता है, उसके पड़ोसी का पहले होता है, फिर मुसलमानों का होता है। ठीक है, अच्छा, चलिए, सशर्त एवं समाक्षित वसीयत क्या है। भैया देखो, वसीयतें होती हैं ना, तो वसीयतें जो होती हैं उनमें कंडीशन लगा दी जाती है कि देखो, हम वसीयत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो वसीयत रद्द हो जाएगी।
मुतावली के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। मुतावली देखिए क्या होता है कि जो मुतावली जो होते हैं ना, ये इनके दीनी कार्यों के लिए, ठीक है, ज़कात के कार्यों के लिए इनका जो फर्म बनाई जाती हैं, जैसे अपने यहाँ होती हैं, ठीक है, उनमें संस्थाओं में जो वक्फ होता है उसमें मुतल्लबी नियुक्त किए जाते हैं। अगर धार्मिक कोई वक्फ है, वक्फ कोई संगठन है, तो उसमें तो मुतल्लबी गैर धर्म का नहीं हो सकता है। लेकिन अगर शिक्षा के लिए है, ज़कात के लिए है ना, तो फिर गैर मुस्लिम भी हो सकता है, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा, गैर 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 मुस्लिम नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए अब जैसे मस्जिद के लिए कोई संपत्ति वक्फ की गई है, मस्जिद का कार्य वहाँ होना, अब नमाज पढ़ानी है तो हिंदू तो नहीं पढ़ा सकता ना नमाज, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। और अगर मान लिया कोई शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, कोई ज़कात का है कि गरीबों को खाना खिलाना है, तो मुतल्लबी उसके लिए नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के ऐतिहासिक विकास की विवेचना कीजिए। देखिए मुस्लिम विधि के जो ऐतिहासिक विवाह हैं, पहले हम सब जानते हैं अरब जो था वहाँ रेत ही रेत थी, ठीक है, जंगल ही जंगल रेत का था। तो वहाँ पे सबसे पहले जब मोहम्मद साहब आए तो वहाँ पे पहले क्या था कि लोग शादियाँ नहीं करते थे, ऐसे ही वेश्यावृत्ति टाइप की होती थी, ठीक है, एक एक औरत कई कई पुरुषों को रखती थी, उस पर जो बच्चा जाना जाता था उसको जिसको मन होता था बता देती थी इसका है, फिर शक्ल मिला के बताती थी, और ऐसे जंगली जीवन जीते थे अरब के लोग। जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने उनको एक दीन दिया, ईमान दिया, उस पर वो धीरे धीरे चलने लगे, और वही जो उन्होंने हदीस में अपनी सुन्नत बताई है, जो उन्होंने जीने के तरीके बताए हैं, ईश्वर के संदेश दिए हैं, वही धीरे धीरे विकसित होते गए, वही मुस्लिम विधि का विकास है। अरब से होते हुए, फिर मिस्र से होते हुए, तुर्की से होते हुए, फिर यहाँ अफ़गानिस्तान वगैरह तक, हिंदुस्तान, और आपका आज जो बांग्लादेश वगैरह, इंडोनेशिया, जहाँ जहाँ भी इस्लाम फैला है उसी को मुस्लिम विधि का ऐतिहासिक विकास है, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम विवाह की प्रगति का वर्णन कीजिए। देखिए मुस्लिम विवाह की जो प्रगति है वो पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, संविदात्मक है, संस्कारात्मक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत न्यायिक विवाह विच्छेद विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ठीक। तलाक के बारे में कह रहा है, तो तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत, इनमें दो चलते हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन, ठीक है। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत, ठीक है, वैध हिबा से आप क्या समझते हैं? हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, ठीक। गिफ्ट क्या होता है? दान होता है। हिबा कहो, दान कहो, गिफ्ट कहो, एक ही है, जो कि बिना प्रतिफल के किसी को दिए जाते हैं, ठीक है, धार्मिक दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, ठीक है, जिन्हें बदले में कुछ लिया नहीं जाता है, स्वामित्व का अंतरण कर दिया जाता है, ठीक। तो वैध हिबा क्या है? स्वतंत्र सहमति से दिया गया हो, ठीक है, बिना प्रतिफल के दिया गया हो, यही है। वैध वसीयत के आवश्यक तत्वों का विवेचना कीजिए। भाई वैध वसीयत करने वाला क्या है? वो अपने होशो हवास में दे, पूर्ण सहमति से दे, ठीक है, वसीयत जिस चीज़ की जा रही हो वो वैध हो, ठीक है, अवैध ना हो, है ना, यही सब है। हक सुफा के दावों के लिए अनिवार्य औपचारिकताओं का वर्णन कीजिए। हक सुफा क्या है? हक सुफा ये है कि कोई मुस्लिम में अगर संपत्ति बेचता है तो सबसे पहले पड़ोसी को बेचेगा, ठीक है, फिर उसके बाद मुसलमान को बेचेगा, किसी गैर को नहीं बेच सकता है, किसी दूसरे अनजान व्यक्ति को नहीं बेच सकता है। इसलिए कहा जाता है ताकि कोई गंदा आदमी, अनजान आदमी, अनजान प्रकृति का वहाँ आके जो है समाज में गंदगी ना फैलाए, अराजकता ना पैदा करे, ठीक है। धन्यवाद।